नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल NCERT स्टडी फॉर ऑल पीपुल में आपका स्वागत है। पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया। हम लोगों ने तथ्य को समझा कि किस तरह कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का कब्जा हो जाने से यूरोपीय शासक अपने नाविकों को भारत खोज के लिए समुद्री रास्ता से भारत की खोज हेतु भेजते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। सर्वप्रथम भारत आने वाला यूरोपीय देश पुर्तगाल है और उसका नाविक वास्को दी गामा है। अफ्रीका तक पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली बार्थोलोमेओ डियाज है, जिसने केप ऑफ गुड होप की खोज की और वहीं से भारत की खोज हुई। इसी क्रम में क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में भारत की खोज के क्रम में मार्ग भटक जाते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर चले जाते हैं और दक्षिण अमेरिका की खोज कर बैठते हैं, नई दुनिया। अमेरिका को नई दुनिया इसलिए कहा गया कि बाकी के जो महादेश हैं, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड थे प्राचीन सभ्यता से ही। तो ये लोग अब समझते थे कि बस दुनिया इतना ही है, इससे आगे दुनिया नहीं है। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस जब साउथ अमेरिका जाते हैं तो वहाँ के लोग को इंडियन समझते हैं, लेकिन वो रेड दिख रहे थे, इसलिए उनको रेड इंडियन बोला। यूरोप पहुंचकर उन्होंने बोला कि मैंने भारत की खोज कर दी है। लेकिन इसी क्रम में जब वास्को डी गामा भारत आया तब ये बात की पोल खुल गई कि वो क्रिस्टोफर कोलंबस तो किसी नई दुनिया की खोज किया है, भारत का रास्ता हिंद महासागर से होते हुए जाता है। तो दोस्तों, इतिहास और भूगोल दोनों को समझने के लिए मैप अति आवश्यक है। तो दोस्तों, पहले के विद्यार्थी सिर्फ सुनते थे, वो कल्पना करते थे कि 1400-1500 ईस्वी में आज की तरह मैप नहीं था उन लोगों के पास। कुछ मानचित्रकार मैप बनाने की कोशिश किए और उन्होंने बनाया भी। वही मैप के द्वारा जो है वो लोग यात्रा करते थे और मैप बहुत कीमती होता था। आज का समय नहीं है कि 20-25 रुपया में आपको मैप उपलब्ध हो जाए, या फिर एक क्लिक किए गूगल में और मैप आपको मिल जाए। उस समय का मैप ही सब कुछ था। आज का समझ लीजिए कि परमाणु बम के तरह था मैप। जिसके पास मैप है वही उसी को रास्ता पता है और वही जो है व्यापार पर राज कर रहा था। तो पुर्तगाली जब भारत आया तो उसने इस मैप को सबसे छुपा कर रखा बाकी लोगों से, और उन्होंने लगभग 100 साल उस रास्ता पर अपना आधिपत्य रखा और सागर का स्वामी बनकर रहा। दोस्तों, सर्वप्रथम पुर्तगाली ने ही आर्म्ड काफिला के साथ व्यापार शुरू किया और उसी ने शांत जल नीति अपनाई। कहने के लिए नाम रखा शांत जल नीति, लेकिन वो बिल्कुल अशांत वाला काम था। पुर्तगालियों का काम था जितने भी समुद्री मार्ग से व्यापार हो रहे थे उनको परमिट देना, और जो परमिट नहीं लेगा उसको जो है उसके जहाज को ये लोग डुबा देते थे पुर्तगाली लोग, और लूटपाट भी करते थे।
तो शांत जल नीति जो नाम रखा, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, ये वास्तव में शांत नीति नहीं था, ये अशांत नीति था। अशांत नीति कहिए या दादागिरी वाला नीति कहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, अभी आज के समय में आपके लिए मैप बहुत आसान है, लेकिन जितना ही आसान है हम लोग उतना ही दूर होते जा रहे हैं। सब चीज रहते हुए भी हमें ये नहीं पता चल रहा है, हमें ये पता ही नहीं रहता है कि लंदन कहाँ पर है, पुर्तगाल के बगल में कौन सा देश है और उसके बगल में कौन सा देश है। तो दोस्तों पुर्तगाल के बगल में समीप स्पेन नामक देश है। तो दोस्तों आप लोग भी एक मैप बनाकर पढ़ने की कोशिश करें, इससे देखेंगे कि आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और याद हो जाएगा। जैसे दोस्तों ये जो क्षेत्र है यूरोप के नीचे दक्षिण का क्षेत्र, यूरोप से दक्षिण का क्षेत्र जो है वो भूमध्य सागर का क्षेत्र है और ये लाल सागर का क्षेत्र है। और यहीं पर जो है लैंड लॉक्ड था ये ये आपका अरब प्रायद्वीप है और ये अफ्रीका है। तो अरब और अफ्रीका में व्यापार होते थे, लेकिन सीमित जगह पर ही होते, बहुत अंदर में लोगों को पता नहीं था अफ्रीका के बारे में भी, वहाँ घना जंगल था। और यहाँ पर जिब्राल्टर संधि है, जिब्राल्टर जलदम्रुमद, यानी कि यहीं से ये निकल के इसके माध्यम से यहाँ तक लोग पहुँचते थे। लेकिन यहाँ पर चूंकि उस टाइम सुएज नहर नहीं बना हुआ था, इसलिए ये रास्ता समुद्र मार्ग नहीं हो पाता था और यहाँ पर भी तुर्कों का कब्जा ही था, कस्तुनतुनिया पर भी तुर्कों का कब्जा था। तो इन लोग यूरोप के लिए खोजना ही एकमात्र मजबूरी थी कि वो समुद्री रास्ता खोजे। तो समुद्री रास्ता के खोजने के लिए सर्वप्रथम पुर्तगाल निकले और पुर्तगालों का एक नाविक केप ऑफ गुड खोज कर गया। फिर दूसरा नाविक वास्को डी गामा आया, यहाँ पर केप ऑफ गुड पे वो रुका, यहाँ नाश्ता पानी किया, आराम किया। फिर पूर्वी तट पर आए मालिंद में और यहाँ पर उसको एक गुजराती नाविक मिल जाता है जिसका नाम है अब्दुल मजीद। और उन्होंने कहा कि चलो, अब्दुल मजीद से ये पुर्तगाली नाविक बातचीत किया, दोनों में दोस्ती हो गया। ये बोला कि तुम कहाँ निकले हो, किस जगह के लिए निकले हो। वास्को डी गामा बोलता है कि दोस्त हमें भारत जाना है और वहाँ से मसाला खरीद कर अपने देश लौटना है। तो अब्दुल मजीद इसको लेकर कालीकट पहुँचते हैं, जो कि अभी कोझिकोड कहलाता है। कालीकट पहुँचा और वहाँ के शासक जमोरिन था, उन्होंने इनका स्वागत किया और व्यापार करने दिया। वास्को डी गामा अपने साथ थोड़ी बहुत चीज लेकर आया था, तो उन्होंने थोड़ा सा सामान खरीदा, मसाला, काली मिर्च खरीदा और यहाँ से ले जाकर फिर यहाँ बेचा, तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। कितना मुनाफा हुआ? 60 गुना। अब 60 गुना मुनाफा होने के वजह से उनको लगा कि एक जो है व्यापार आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी है और उसका स्थापना वर्ष है। स्टाडो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी है, 1498 ईस्वी में स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1701
31 ईस्वी में। दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाल भारत आता है और ये सबसे लास्ट में जाता है, और सबसे लास्ट में गोवा में रहता है और वहां से ऐसे नहीं जाता है। इसको ऑपरेशन विजय के द्वारा भारतीय सेना जबरन इसको वापस भेजते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में जो है स्थापना वर्ष के हिसाब से कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो स्थापना के हिसाब से याद रखें कि पहले पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फिर डच। लेकिन भारत आने का जो क्रम है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। डच पहले भारत आ जाता है, अंग्रेज उसके बाद भारत आता है। तो दो क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों में ये ध्यान। तो आपको जब भी एग्जाम में प्रश्न हल करें वहां पर शब्दों पर विशेष ध्यान दे। शब्द क्या कह रहा है, स्थापना का वर्ष कह रहा है या भारत आने का क्रम कह रहा है। यदि भारत आने का क्रम कहेगा तो डच जो है दूसरा कंपनी है जो कि पुर्तगाल के बाद भारत आता है। और सबसे अंतिम कंपनी कौन है जो भारत आता है, फ्रांसीसी कंपनी। तो क्वेश्चन कई तरह के बनते हैं, कौन सी कंपनी है जो सर्वप्रथम भारत आए, पुर्तगाल, और कौन सी कंपनी है जो सबसे अंत में भारत आया, फ्रांसीसी। और ये पुर्तगाल हो गया आपका दोस्तों। यहाँ पर इंग्लैंड है, ये लंदन। डच जो है नीदरलैंड, आज का नीदरलैंड है, उसी को हम लोग डच बोलते हैं। ये डच है, उसके पीछे जर्मनी, पूर्व में जर्मनी। ये इटली देश है और ये स्पेन के उत्तर में फ्रांस है। तो ये देख रहे हैं हम लोग, ये लोग बहुत छोटे छोटे द्वीप की तरह हैं, लेकिन फिर भी अपने चूंकि ये समुद्र के किनारे हैं तो इनको एक फायदा मिला कि ये लोग कुशल नाविक हुए। जैसे आज भी जो जिनका घर नदी के किनारे होते हैं वहां के लोग ज्यादा तैराक होते हैं। दोस्तों जब भी हम अध्ययन करते हैं तो हमें भूगोल का पता होना जरूरी है। अभी का जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एनसीईआरटी का जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं वो भी इसी बात पर जोर दे रहा है कि भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र सबके बीच में गैप जो है उसको खत्म करे, ताकि सभी को समग्र रूप से बच्चे एनालाइज कर सके, समझ सके। दोस्तों अभी के समय सिर्फ रट लेने का समय नहीं है। अभी के समय में आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा जगह कहाँ पर है, और समुद्री मार्ग की खोज हुई तो क्यों हुई। और 1869 के बाद जो है दोस्तों समुद्री मार्ग का दिशा बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर स्वेज नहर, मिस्र यहाँ पर है और मिस्र का स्वेज नहर जो है वो बनकर तैयार होता है फ्रांसीसी इंजीनियर के द्वारा, और व्यापार का मार्ग यहाँ से जो होकर जाता था वो बाद में यहाँ से होने लगा। तो दोस्तों देखते हैं कि स्वेज नहर के निर्माण से बहुत दूरी कम हो जाती है। ठीक है, तो स्वेज नहर कौन कौन सागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर इधर हो गया और इधर लाल सागर। तो आप जब मैप बना के किसी चीज का अध्ययन करेंगे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी, सारा चीज आप खुद समझ जाएंगे। दोस्तों जो नई दुनिया की खोज हुई थी उसी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में जो खोज की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में जो जिस जगह खोज की उसी के सम्मान में
इस देश का नाम कोलंबिया देश पड़ा। दोस्तों कोलंबिया के बगल में ही ये वेनेजुएला है, जिसका राजधानी काराकास था। और यहीं से दोस्तों मादुरई को जो है ट्रंप उठाकर ले जाते हैं। यहाँ पर ट्रंप है, यूएसए है। दोस्तों जो हम लोग हैं एशिया महादेश में हैं, ये यूरोप महादेश है। एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया बोलते हैं। और ये जो नई दुनिया थी ये उत्तरी अमेरिका कहलाए, एक दक्षिणी अमेरिका कहलाए। अफ्रीका तो हम लोग जानते ही थे, और अफ्रीका के साथ व्यापार भी होता था। तो जो पहले पुर्तगाली नाविक यहाँ पर आते हैं तो उनका जो सामना होता है अरब व्यापारी से ही मतभेद होते हैं। यानी कि अरब व्यापारी नहीं चाहते थे कि इस व्यापार में यूरोप का व्यापारी दखल दे। दोस्तों व्यापार में अक्सर हमेशा ऐसा होता है, अभी भी होता है, कि जहां से जो व्यापार करते रहते हैं यदि कोई नया उसमें एंट्री लेना चाहता है तो शुरुआत में विरोध का सामना करना पड़ता है। जैसे यदि हम अभी अमेरिका से सामान खरीद रहे हैं और एकाएक बंद करें अमेरिका से खरीदना तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा, या अमेरिका या हम जो अमेरिका के सामान दे रहे हैं मेरे जगह पर कोई और देने लगे तो भी हम ये पूर्ण प्रयास करेंगे कि हम बेहतर सामान उसको दे के बाकी को साइड कर रखें। तो दोस्तों अभी भी सेम चीज हो रहा है, व्यापार को लेकर ही सारा झमेला है। इससे पहले भी व्यापार का ही सारा झमेला था। व्यापार इतना महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों कि व्यापार से ही शासन व्यवस्था चलता है। शासन चलाने के लिए हमको जो है सैनिक चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, धन चाहिए, ताकि हम जो है कल्याणकारी लोक कल्याणकारी कार्य कर सके, शासक जो है लोक कल्याणकारी कार्य कर सके। इसलिए व्यापार से ही जो कर प्राप्त होता है उसी का उपयोग जो है खजाने के रूप में पहले के शासक करते थे। दोस्तों यहाँ पर सागर भी हम लोग को ध्यान में रखना है। दोस्तों दो तीन चीजें हैं। एक तो है महाद्वीप, यानी कि विशाल भूमि महाद्वीप कहलाता है, और एक होता है पराय द्वीप। पराय द्वीप जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे ये क्षेत्र भारत का, ये भारत पराय द्वीप ये क्षेत्र कहलाता है। यानी कि इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और यहाँ पर भी पानी। उसी तरह अफ्रीका का ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया, ये इसका प्रायद्वीप हो गया। तो प्रायद्वीप पुर्तगाल में क्या हुआ, तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ, और ये इरेबियन प्रायद्वीप, ये स्पेन और पुर्तगाल इरेबियन प्रायद्वीप कहलाते हैं। इरेबियन प्रायद्वीप कहलाते हैं। दोस्तों हम लोग बराबर पढ़ते हैं कि ये अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, चाइना जो है दक्षिणी सी सागर में दादागिरी दिखा रहा है, हिंद महासागर में कब्जा करना चाहता है। तो दोस्तों महासागर जो है वो विशाल जल क्षेत्र कहलाता है। जैसे भारत के दक्षिणी क्षेत्र में हिंद महासागर है और पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर है। अटलांटिक सागर दक्षिणी भाग का दक्षिणी अटलांटिक सागर, उत्तरी भाग में उत्तरी अटलांटिक सागर। उसी तरह महासागर और छोटा रूप सागर हो गया, महासागर का ही छोटा रूप सागर हो गया। जैसे इस क्षेत्र में लाल सागर, और यहाँ का जो क्षेत्र है वो भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, इस तरह करके सागर है। दोस्तों एक चीज और है, जहाँ पर जैसे ये भारत है मेरा और यहाँ पर श्रीलंका है, तो ये जो सकरा रास्ता हुए जल का, यही जल दमरू मध्य कहलाता है। यानी कि दो, इधर भी समुद्र बहुत विशाल और इधर भी समुद्र, लेकिन ये सकरा रास्ता हो गया, ये जल दमरू मध्य या स्ट्रेट कहलाता है। ये पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि,
दोस्तों व्यापार यहाँ चाइना से जो व्यापार होता था, तो इस रास्ते से होकर यहाँ पर बहुत ही संकरा रास्ता है जिसको मलक्का जल संधि बोलते हैं, और यहीं से व्यापार होता था। तो इस क्षेत्र का भी बहुत बड़ा महत्व रहा है। तो हम देखेंगे कि डच जो आए थे पहले सुमात्रा में आए थे 1596 ईस्वी में। और दोस्तों ये मलय प्रदेश था, यहाँ का दालचीनी और लौंग बहुत फेमस था और व्यापार का ये केंद्र भी रहा है। लेकिन दोस्तों फेमस होने के वजह से ही यहाँ के मूल निवासियों को कष्ट भी झेलना पड़ा, यानी कि वही फेमस के वजह से जो है व्यापारी जो है यहाँ पर आए, यूरोपीय व्यापारी, और इन लोग को सिर्फ व्यापार ही नहीं किए, बशर्ते अपने नौसेना के दम पर, तोप के दम पर, बंदूक के दम पर इन लोगों को गुलाम भी बनाकर रखा, भारत को भी गुलाम बनाकर रखा। और दोस्तों 1498 में वास्को डी गामा जो भारत आता है, जमोरिन ने स्वागत किया, लेकिन इन्होंने जो है यहीं से शुरुआत हो जाता है यूरोपीय कंपनी का उपनिवेश बनाने का, कॉलोनियल बनाने का। उपनिवेश होता है दोस्तों कि वहाँ के किसी जगह क्षेत्र पर कब्जा करके वहाँ के लोगों पर अपना शासन थोप देना, उसका संस्कृति को नष्ट कर देना, उसका शोषण करना, हर तरीके से शोषण करना, आर्थिक शोषण करना, सामाजिक शोषण करना, मानसिक शोषण करना और उसको गुलाम बनाकर रखना। तो दोस्तों इसे आप लोग नोट कर ले, हो सके तो मैप खुद से अध्ययन करना शुरू करें। इससे आप देखेंगे कि आपको जो है स्टडी में याद रटने की जरूरत, जो रट के याद कर लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर रटते हैं, फिर भूल जाते हैं, वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। आप एक बार खुद से मैप खरीद कर रखें, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, और मैप से एक बार अध्ययन करते रहें। एक दिन में तो याद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ समझ में आने लगेगी। और बाकी हम जब भूगोल पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारे चीज़ों को क्लियर करेंगे कि जलदमरूमत क्या है, पठार क्या है। अब दोस्तों जैसे भारत का ही लीजिए तो ये दक्कन का क्षेत्र कहलाता था, और ये दक्कन का पठार कहलाता था, और ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। और यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य था और यहाँ पर बहमनी साम्राज्य था, और यहाँ पर एक बहुत उपजाऊ क्षेत्र था रायचूर दोआब, और इसी के लिए दोनों आपस में लड़ते रहते थे, और लड़ते लड़ते दोनों कमजोर हो गए, और इतना कमजोर हो गए कि ये दोनों के दोनों गुलाम हो गए। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं।